हेलो दोस्तों, मैं हूं निशा और आप सुन रहे हैं राजकुमारी मीरा की कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि आज 11 जुलाई को मेरा जन्मदिन है और आज मैं पूरे 21 साल की हो गई हूं। मैं चाहती हूं कि इस बार मैं अपना जन्मदिन अपनी YouTube फैमिली के साथ मनाऊं। प्लीज़ आप सब लोग मेरे जन्मदिन के लिए सिर्फ यही दुआ मांगना, मेरा चैनल ग्रो होता रहे और बस आपके साथ मेरा सफ़र हमेशा चलता रहे। आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू। अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। चैप्टर 61। माही बहुत ध्यान से राजा सोम की बातों को सुन रही थी, पर धीरे धीरे राजा सोम अपने अतीत के बारे में माही को बताते रहे। माही का गुस्सा अब राजा चंद्रसेन पर और बढ़ने लगा। उसे यह तो पता था कि वह एक धूर्त और लालची किस्म का व्यक्ति हो सकता है, पर वह इतना नीचे गिर सकता है उसने कभी सोचा नहीं था। तभी राजा सोम की आवाज फिर से माही के कानों में आई। अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, जो मेरे राज्य और मेरे पुत्र के साथ दे सकती हो। तुम्हारे अलावा अब मेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। पर माही ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वह अभी भी अपनी किसी सोच में गुम थी। वही माही से कोई जवाब न पाकर राजा सोम को लगने लगा कि शायद माही उनकी सहायता नहीं करना चाहती, जिसे सोचकर उनके चेहरे पर निराशा और दुख के बादल छाने लगे। उन्होंने एक नजर माही की तरफ देखा, जो अपनी ही किसी सोच में गुम थी। उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए अब वापस यहाँ से जाने का फैसला किया, जिसे सोच उन्होंने अपना पहला कदम आगे बढ़ाया ही था कि तभी उनके कानों में माही की आवाज आई, मैं आपकी सहायता के लिए तैयार हूँ। जिसे सुन राजा सोम, जो अभी दुख और निराशा के बादलों से घिरे हुए थे, अचानक ही उनका चेहरा किसी खिले हुए कमल की भांति खिल उठा। उन्होंने अपनी चमकती आंखों से माही की तरफ देखा, जो इस समय शांति से उन्हें देख रही थी। राजा सोम ने मुस्कुराते हुए माही से सवाल किया, क्या कहा तुमने अभी? जिसे देख माही ने अपनी एक आईब्रो को ऊपर उठाते हुए कहा, यही कि मैं आपकी सहायता के लिए तैयार हूँ, पर इसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। यदि आप उन्हें पूरा करते हैं तभी मैं आपकी सहायता करूँगी। वही राजा सोम तो माही की हाँ सुनकर ही इतना खुश थे कि अगर आज वह जीवित होते और माही उनकी जान मांगती तो वह खुशी खुशी उसे अपनी जान भी दे देते। उन्होंने भी बिना सोचे समझे माही से कहा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। जिसे सुन माही ने उन्हें एक नज़र देखते हुए कहा, ठीक है, तो मैं आपकी सहायता के लिए तैयार हूँ, और रही मेरी शर्तें तो वह आपको मैं बाद में बताऊंगा। जिसे सुन राजा सोम ने अपना सर हाँ में हिला दिया और माही को अपने समुद्र राज्य ले जाने के लिए तैयारी करने लगे। उन्हें इस समय ऐसा लग रहा था जैसे वह बादलों में उड़ रहे हैं। उनके 25 वर्षों का इंतजार और धैर्य आखिरकार आज काम आ गया। राजा सोम की आंखों में इस समय राजा चंद्रसेन के लिए नफरत और बदले की आग झलक रही थी, जिसे वह बस राजा चंद्रसेन को जलाकर राख कर देना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ राजा चंद्रसेन इस वक्त गुस्से में पागल हुए जा रहे थे। इस गरीब अनाथ लड़के ने कुछ ही समय में उनका सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया था। उनके पुत्र और पुत्री की हालत इस समय बहुत गंभीर थी। उन्हें एक ऐसा रोग हो गया था जिसका इलाज किसी भी वैद्य के पास नहीं मिल रहा था, जिससे परेशान होकर अब वह ना चाहते हुए भी अपने राज्य जाने की तैयारी कर रहे थे। वह कुछ समय और यहाँ रहकर माही को ढूंढना चाहते थे, परंतु यश और रूपाली की सेहत के कारण उन्हें वापस समुद्र राज्य लौटना पड़ रहा था, जिस कारण अब उन्हें माही से और भी अधिक नफरत होने लगी। अगर वह इस समय उनके सामने होती तो शायद राजा चंद्रसेन माही के 100 टुकड़े कर जंगली कुत्तों को खिला देते, या फिर उसे इतनी बुरी मौत देते कि कभी भी राजा चंद्रसेन से दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत न कर पाती। तभी उनके कानों में एक आवाज आई, जिसे सुन राजा चंद्रसेन अपनी सोच से बाहर निकले। उन्होंने सामने दरवाजे की तरफ देखा, जहां उनके सेनापति शमशेर खड़े थे। वही सेनापति शमशेर ने राजा चंद्रसेन का अभिवादन करते हुए उनसे कहा, महाराज, समुद्र राज्य वापस जाने की सभी तैयारियां हो चुकी हैं, बस अब आपके निकलने का इंतजार है। जिसे सुन राजा चंद्रसेन ने सेनापति शमशेर से सवाल करते हुए कहा, क्या तुम्हें उस छोटे लड़के के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हुई? जिसे सुन सेनापति शमशेर ने अपना सर नीचे झुकाते हुए तुरंत घुटनों के बल बैठकर राजा चंद्रसेन से क्षमा मांगते हुए कहा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज, परंतु उस बालक का कोई भी पता नहीं चल रहा है। हम नहीं जानते कि वह
इस वक्त कहाँ हैं, परंतु हमने अपने सभी गुप्त सिपाहियों और सूत्रधारकों को भी इस छोटे लड़के की तलाश में लगा दिया है। हमें जल्द ही कोई अच्छी खबर मिल सकती है। जिसे सुन राजा चंद्रसेन ने अपने हाथों से सेनापति शमशेर को खड़े होने का आदेश दिया और उनसे कहा, ठीक है, तो अब आप सभी वापस समुद्र राज्य लौटने की तैयारी करें। हम अब और विलंब नहीं कर सकते। यश और रूपाली का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। हमें जल्द से जल्द राज्य वापस लौटकर हकीम गरुण से अपने बच्चों का इलाज करवाना होगा। जिसे सुन सेनापति शमशेर ने एक बार फिर अपना सर झुकाया और तुरंत वहां से निकल गए। वहीं सेनापति शमशेर के जाने के कुछ समय बाद राजा चंद्रसेन ने अपने पास एक लाल रंग का पत्र निकाला और उस पर कुछ लिखकर पास रखी मोमबत्ती से आग में उसे जला दिया, जिससे वह एक काले धुएं में बदलकर वहां से गायब हो गया। जिसे देख राजा चंद्रसेन भी तुरंत वहां से उठकर बाहर की तरफ जाने लगे। इस समय पूरी अकेडमी में यह खबर पूरी तरह फैल चुकी थी कि रुद्र नाम के एक अनाथ लड़के ने एक बड़े और महान राजा चंद्रसेन से दुश्मनी मोल ले ली है। जिसे सुन कई लोग माही की बहादुरी की तारीफ कर रहे थे, तो कई इस मूर्खता भरा फैसला बात कर उसका मजाक बना रहे थे। यह खबर अब धीरे धीरे किसी आग की तरह चारों दिशाओं में फैलने लगी थी, जिसका क्या परिणाम होने वाला है यह किसी को नहीं पता था। चैप्टर 63। माही और राजा सोमसेन अपनी आगे की योजनाओं को बनाकर समुद्र राज्य के लिए निकल चुके थे। समुद्र राज्य तक पहुंचने के लिए उन्हें 3 पर्वतों और एक नील नदी को पार करना था, जिसके लिए उन्हें तकरीबन 30 दिनों का समय लगने वाला था। जिसके लिए माही को बहुत तेजी से अपनी यात्रा को शुरू करना था। शुरुआत में माही राजा सोम की सहायता नहीं करना चाहती थी, परंतु जब माही ने राजा सोम की सारी बातें सुनी तो उसे एहसास हुआ कि अगर राजा चंद्रसेन अपने सगे भाई के साथ इतना क्रूर हो सकता है, वह अपने भाई की जिंदगी इतनी बुरी तरह तबाह कर सकते हैं, तो उसे नहीं लगता कि वह उसका पीछा इतनी आसानी से छोड़ सकता है। और अभी तो उसके बदले की शुरुआत थी। वह वैसे भी समुद्र राज्य जाने वाली थी, परंतु अब उसके पास एक और मकसद था, जिस कारण वह समुद्र राज्य जाकर चंद्रसेन को खत्म करना चाहती थी। क्योंकि माही का एक ही रूल था, अपने दुश्मनों के वार करने से पहले ही उसे खत्म कर दिया जाए, ताकि बाद में खुद के लिए कोई नई मुसीबत न खड़ी हो जाए। राजा सोम ने माही को बताया कि समुद्र राज्य 3 विशाल पहाड़ियों, जिन्हें कुशलबंदी कहा जाता है, से घिरा हुआ है, जो बहुत ही विशाल और सुंदर नजर आती हैं। यह सभी उनकी सुंदरता को बढ़ाने के साथ साथ उनकी रक्षा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाती है। इन 3 पहाड़ियों पर अलग अलग प्राकृतिक स्रोत हैं, जो समुद्र राज्य के विकास में बहुत अधिक सहायता करते हैं। वहीं इन 3 पहाड़ियों को पार कर माही का सामना नीलम नदी से होगा, जो बाहर से दिखने में जितनी शांत और आकर्षक नजर आती है, असल में वह उतनी ही ज्यादा खतरनाक और अकल्पनीय जानवरों से भरी हुई है। माही ने बहुत ध्यान से राजा सोम की सारी बातों को सुना। तभी सूर्य की किरणें एक छोटी सी चट्टान से होते हुए माही के चेहरे पर पड़ने लगी, जिसके साथ धीरे धीरे राजा सोम की आत्मा गायब होने लगी। वह तुरंत एक धुएं में बदलकर वापस उस सूर्य लॉकेट में आकर समा गए। जिसे देख माही ने उस लॉकेट को उठाया और अपने पास रख लिया। राजा सोम ने माही को पहले ही बता दिया था कि वह सिर्फ चंद्रमा की रोशनी से ही इस लॉकेट से बाहर निकल सकते हैं। उनके पास अभी इतनी शक्तियाँ नहीं हैं कि वह हमेशा हमेशा के लिए बाहर रह सके, क्योंकि जिस जादू का उपयोग कर राजा चंद्र ने राजा सोम को इस लॉकेट में कैद किया था, वह जादू सिर्फ चांद की रोशनी में ही कमजोर पड़ता है, जिस कारण ही वह रात के समय इस लॉकेट से बाहर आ पाते हैं। यही सब सोचते हुए माही बाहर की तरफ निकलने की तैयारी करने लगी। माही ने एक नज़र अपने चारों तरफ देखा। अब जंगल में धीरे धीरे उसकी जान वापस आने लगी थी। आसपास छोटे जानवर अपने बिलों से बाहर निकलकर बाहर घूमने लगे थे। इस समय जानवरों के अलावा माही को दूर दूर तक किसी इंसान के होने का आभास नहीं हो रहा था, जिसे देख माही ने तुरंत अपने छोटे ड्रैगन को उसका रूप बदलने का आदेश दिया। वही छोटा ड्रैगन इस बार फिर विशाल चील में तब्दील हो चुका था, जिसे देख माही भी छोटे ड्रैगन की पीठ पर बैठी और छोटे ड्रैगन को तेजी से भ्रम के जंगलों से बाहर निकलने का आदेश दिया। अभी उजाला होने में काफी समय था, जिस वजह से अभी आधा जंगल अंधेरे में ही घिरा हुआ था, जिसका फायदा माही ने बखूबी उठाया। माही को जल्द से जल्द इस जंगल से निकलकर अकेडमी की सीमा को पार करना था।
ताकि वह राजा के सिपाहियों से बच सके, क्योंकि राजा ने अपने आधे से ज्यादा सैनिकों को माही को ढूंढने के लिए चारों तरफ फैला दिया था, जिसका आभास माही को हो चुका था। रास्ते में कई जगह माही को कुछ अजीब परछाइयां भी नजर आई, जिन्हें देख माही को यह समझते देर नहीं लगी कि यह सभी लोग राजा चंद्रसेन के भेजे गुप्तचर हो सकते हैं, जो यहाँ उसी के बारे में खबर लेने आए हैं। जिन्हें देख माही एक सुरक्षित स्थान पर छिप गई। तभी पास में से ही दो नकाबपोश निकले, जिसमें से एक दूसरे से बोल रहा था कि तुमने सुना है कि राजा चंद्रसेन वापस अपने राज्य लौट रहे हैं। जिसका जवाब देते हुए दूसरे नकाबपोश युवक ने बोला, हाँ मैंने भी सुना है। राजकुमार यश और राजकुमारी रूपाली का स्वास्थ्य अत्यधिक खराब हो चुका है, जिस कारण उन्हें वापस समुद्र राज्य लौटना पड़ रहा है। हाँ मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उन्हें कोई घातक बीमारी हो गई है, जिसका इलाज यहाँ के वैद्य भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए महाराज चंद्रसेन राज्य वापस लौटकर प्रसिद्ध वैद्य गरुड़ से उनका इलाज करवाना चाहते हैं। मैंने सुना है वह बहुत ही प्रसिद्ध और ज्ञानी वैद्य हैं। मुझे लगता है वही इनकी बीमारी का काट निकाल सकते हैं। तभी दूसरे नकाबपोश ने रोकते हुए कहा, तुम अभी इन चीजों पर ज्यादा ध्यान मत दो और उस छोटे लड़के को ढूंढो जिसके लिए हम यहाँ इतने खतरनाक जंगल में आए हैं। उस लड़के ने तो हमारी नींद ही हराम कर रखी है। अगर हमने जल्द से जल्द उसे नहीं ढूंढा तो हमें नहीं पता महाराज हमें क्या सजा देंगे। इसी तरह की बातें करते हुए वह दोनों नकाबपोश उस जगह से निकल गए। वही माही जो चट्टान के पीछे छुपकर उन दोनों की बातें सुन रही थी, इस समय उसके चेहरे पर शातिर मुस्कान थी। उसने रूपाली और यश को एक ऐसा घातक जहर दिया था जिसका इलाज उसके अलावा कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि यह जहर उसकी मॉडर्न दुनिया का जहर था जिसे उसने खुद बनाया था, तो उसका इलाज भी वह खुद ही कर सकती थी। कुछ देर यूं ही मुस्कुराने के बाद माही ने छोटे ड्रैगन को रूप बदलने के लिए कहा और छोटे ड्रैगन के साथ अपने आगे के सफर पर निकल गई। वहीं रहस्यमयी एकेडमी में इस समय एकेडमी के दरवाजे पर प्रधान अध्यापक जी और उप प्रधान अध्यापक और कई एकेडमी के उच्च अधिकारी खड़े थे, जो सभी सामने खड़े राजा चंद्रसेन को विदा देने के लिए यहाँ आए हुए थे। तभी प्रधान अध्यापक जी ने हाथ जोड़कर राजा चंद्रसेन से क्षमा मांगते हुए कहा, हम जानते हैं आपका हमारी एकेडमी में बहुत अधिक अपमान हुआ है, जिसकी भरपाई तो हम नहीं कर सकते, बस हम आपसे क्षमा ही मांग सकते हैं। जिसे सुन राजा चंद्रसेन ने प्रधानाध्यापक जी के हाथों को पकड़ते हुए कहा, गुरुदेव आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मेरे गुरु हैं और एक गुरु अपने शिष्य से क्षमा मांगे यह अच्छा नहीं लगता। और रही बात मेरे अपमान की तो वह आपके द्वारा नहीं किया गया, वह एक घमंडी और धूर्त लड़के के कारण हुआ है, जिसे बड़ों का सम्मान करना ही नहीं आता। आपको ऐसे व्यक्ति के लिए स्वयं क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। यह सब कहते हुए राजा चंद्रसेन के चेहरे पर बहुत ही सौम्य भाव बने हुए थे, जो उनके मन में चल रहे भयानक इरादों को अच्छी तरह छुपा रहे थे। तभी उप प्रधान अध्यापक जी की आवाज दोनों के कानों में आई, महाराज समय हो चुका है, हमें लगता है अब हमें चलना चाहिए। वही यह आवाज सुन राजा चंद्रसेन ने पीछे पलटकर देखा। यह उप प्रधान अध्यापक रामाकांत जी खड़े थे। इस समय उनके चेहरे पर ना तो कोई घमंड था और ना ही कोई गुरूर, बस था तो बेबसी और गुस्सा, क्योंकि उप प्रधान अध्यापक जी के पोते को भी वही बीमारी हो गई थी जो रूपाली और यश को हुई थी, जिस कारण वह माही पर अत्यधिक क्रोधित थे। उनका बस चलता तो वह उस धूर्त लड़के को अपने हाथों से जान से मार डालते, जिसने उनके प्यारे पोते की ऐसी दशा कर दी थी। उनके पोते का यहाँ इलाज नहीं हो सकता था, इसलिए वह भी राजा चंद्रसेन के साथ उनके राज्य लौटकर अपने पोते का इलाज करवाना चाहते थे। कुछ समय ऐसे ही बात करने के बाद सभी ने राजा चंद्रसेन को विदाई दी और राजा चंद्रसेन अपने काफिले को लेकर समुद्र राज्य की तरफ लौटने लगे। उनके पास बहुत ही अधिक मात्रा में उड़ान पक्षी थे, जिनकी सहायता से वह कुछ ही समय में यात्रा कर अपने राज्य लौट सकते थे। उनकी आंखें उनके सेनापति और कुछ सैनिकों ने उन्हें आगे से घेर रखा था और पीछे से छोटे सेनापति भैरव की टुकड़ी ने उन्हें घेर रखा था, जिसे देखकर ही पता चल रहा था कि इस समय राजा चंद्रसेन की सुरक्षा कितनी ज्यादा सतर्कता और सावधानी से की जा रही है। वही यह सब चीजों को दो काली आंखें नीचे से देख रही थी। कुछ समय बाद राजा चंद्रसेन का काफिला आगे की तरफ निकल गया, जिसे देख वह काली आंखें उन्हीं के पीछे पीछे चलने लगी। इस समय वह व्यक्ति पूर्ण तरीके से काले कपड़ों में ढका हुआ था, जिसकी बाहर बस उसकी सुंदर काली चमकती आंखें ही नजर आ रही थी, जो किसी और की नहीं अपितु माही की थी।
माही ने जब यह महसूस कर लिया कि राजा के लोग इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले, तो माही ने एक योजना बनाई जिसके तहत वह राजा के काफिले का पीछा कर ही अब वह सुरक्षित समुद्र राज्य तक पहुंच सकती है। इस समय माही धीरे धीरे राजा के काफिले का पीछा करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, माही की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही थी। कई बार तो ऐसा हुआ कि वह राजा के लोगों से बाल बाल बची। राजा चंद्रसेन ने पूरे द्वीप पर अपने लोगों को फैला दिया था, जो चारों तरफ माही की तलाश में लगे हुए थे। माही को ढूंढने के लिए उनके रुद्र वाले रूप का चित्र भी बनवाया गया था, जिसकी सहायता से वह आसानी से माही को पकड़ पाए। इन्हीं सब चीजों से अब माही काफी परेशान हो चुकी थी। उसे डर था कि कहीं गलती से भी किसी ने उसे पहचान लिया तो यह उसके लिए कोई नई मुसीबत ना ला दे। माही को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों वह हर बार ऐसी मुसीबत में पड़ जाती है। यह मुसीबतें स्वयं ही उसके लिए इंतजार में खड़ी रहती हैं कि वह कब उसके पास पहुंचे और वह सारे के सारे उसी के साथ चल सके। आज फिर नया सवेरा हुआ, जिसके साथ माही अपने लक्ष्य की तरफ एक और कदम बढ़ा चुकी थी। अब उसके और समुद्र राज्य के बीच ज्यादा दूरियां नहीं थी। उसे बस अपने सामने खड़े इन विशाल पर्वतों को पार कर उस नीलम नदी के बीच बसे समुद्र राज्य तक पहुंचना था। पर यह दिखने पर, सोचने में जितना ज्यादा आसान लग रहा था, यह उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक और भयावह हो सकता था। राजा सोम ने माही को बताया, इन जगहों से सिर्फ वही व्यक्ति आसानी से निकल सकते हैं जिनके पास समुद्र राज्य के खास टोकन हो, जिनकी सहायता से वह आसानी से समुद्र राज्य के बाहर से अंदर आ जा सकते हैं। परंतु माही के पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं था जिसकी सहायता से माही आसानी से इन जंगलों को पार कर सकती है। यही सब सोचते हुए माही ने एक गहरी सांस ली और आने वाले खतरों के लिए अपने आप को तैयार करने लगी और अपने आगे के सफर पर निकल पड़ी। उसने पहले भी ऐसी अनेक मुसीबतों का सामना किया है जिससे आम लोगों का निकलना लगभग नामुमकिन ही था, परंतु माही ने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए और अधिक निश्चय और दृढ़ हो गई। शायद यही कारण है कि माही हर एक मुसीबत को पार कर अपने मंजिल तक पहुंच पाती थी। यही सब बातें सोचते हुए माही पहले पर्वत को पार करने के लिए आगे बढ़ी। इस पर्वत को छल पर्वत भी कहा जाता है, जिसके कण कण में छल पाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति बिना ज्ञान के या बिना किसी तैयारी के इस जंगल में, इस जगह के अंदर घुसता है तो उसकी मौत होना तय है, क्योंकि यह जंगल जितना खूबसूरत और मायावी नजर आता है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और अनेक छलों से घिरा हुआ होता है, जो एक शक्तिशाली व्यक्ति को आसानी से खत्म करने की ताकत रखता है। इसलिए कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस जंगल को पार करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही या घमंड दिखाने की कोशिश नहीं करता। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब से इस चैप्टर के 2 या 3 एपिसोड ही आएंगे, क्योंकि अभी तक पॉकेट नॉवेल पर इसके 73 एपिसोड अपलोड हुए हैं और लेखिका हफ्ते में 1 या 2 बारी एपिसोड को अपलोड करती है। तो हम स्टोरी को अब थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, जिससे आपको सुनने में मज़ा आता रहे, और साथ में ही एक नई स्टोरी को भी शुरू करेंगे, जिससे आपको नई स्टोरी सुनने में भी आनंद मिलता रहे। तब तक के लिए बाय।